अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सताशी और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, फिट होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। और अगर नहीं कर रहे, थोड़े सैड हैं, थोड़े उदास हैं, तो इस 2 घंटे के प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा टॉपिक लेकर आए जिससे आपके मूड भी खुशगवार हो जाए। और टॉपिक तो हम कुछ ऐसा ही लेकर आए हैं, और वो टॉपिक है खवातीन के हवाले से, और साथ साथ उसमें मर्द भी शामिल हैं, क्योंकि अब तो ये ट्रेंड मर्दों में भी बढ़ रहा है। बात करेंगे आज हम अपनी पर्सनैलिटी की ऐसी चीज की कि अगर आपने अरमानी का सूट वेयर किया हो, डॉल्स एंड गबाना के ग्लासेस लगाए हो, वर्साची का बैग लिया हो, महंगी घड़ियां पहनी हो, अच्छी अच्छी ड्रेसिंग की हो, लेकिन अगर किसी की नजर आपके पाँव के ऊपर पड़ जाए और आपके पाँव हो गंदे, और उसके ऊपर क्या बैड परसेप्शन जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे फुट केयर के हवाले से। फुट केयर यानी पेडिक्योर। पेडिक्योर 3 तरह का होता है, मेडिकली भी होता है, कॉस्मेटिक भी होता है और थेरेप्टिक भी होता है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे आज फुटवेयर के हवाले से। और फुटवेयर के हवाले से जब आप बात करें कि अगर आप अच्छी अच्छी सैंडल्स पहनते हैं तो अच्छी सैंडल के लिए अच्छा पाँव होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी सारे सिनेरियो पे बात करेंगे, तो बातें होने वाली हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, अच्छा पाँव होने की तो जरूरत है ही अगर आपने अच्छा दिखना है। हाँ। लेकिन अगर आपका पाँव बहुत खूबसूरत नहीं भी है तो अच्छे अच्छे से शूज पहन के आप उसको खूबसूरत बना सकते हैं, अपना पेडिक्योर करा के उसको खूबसूरत बना सकते हैं। प्लस आज हम ये भी बात करेंगे कि जब हम बात करें शूज की, तो शूज का कंफर्टेबल होना कितना जरूरी है, क्योंकि पाँव में नहीं तो लोगों के दर्द हो जाता है। बहुत से स्ट्रेसेस की बड़ी वजह ये होती है कि हम हील पहनते हैं। ये तमाम चीजें मेडिकली किस तरह से आपको असरअंदाज कर रही होती है, इस सब पर भी आज के शो में हम बात करेंगे। और बहुत से लोगों से आपको मिलवाएंगे जो शूज को बनाते भी हैं, और उन कंपनी के ओनर से भी आपको मिलवाएंगे जो कि कंफर्टेबल शूज बनाने के लिए क्या क्या समझते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे हर्बलिस्ट एंड ब्यूटिशियन रानी से और जानेंगे पैरों को खूबसूरत बनाने का तरीका। जिस तरह हम अपने चेहरे की रोज़ाना हिफाजत करते हैं, अपनी बॉडी को डेली बेसिस पर वॉश करते हैं, तो क्यों अपने हाथ पाँव की क्यों नहीं रोज़ाना सफाई करेंगे? तमाम बच्चियां, तमाम मर्द हज़रात, सबसे पहले तो अपने लिए शूज़ का इंतखाब ऐसा करें जो कि बहुत ही आरामदेह हो, क्योंकि आपको चलना है और चलने में हमेशा वही जूतियाँ अहम किरदार अदा करती हैं जो आपकी चाल की रवानी को खूबसूरत बनाएं। और मिलवाएंगे आपको शो कंपनी ऑनर जैन अनवर से, और मालूम करेंगे कि कौन सी वैरायटी मार्केट में सबसे ज्यादा इन है। मैं 4th जनरेशन हूँ जिसको मैंने इस बिज़नेस को टेक ओवर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इसको चला रहा हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक पुराना ब्रांड जो है, इतना पुराना ब्रांड, उसको एक नाम बरकरार रखना आसान काम नहीं। इंग्लिश बुट हाउस जो जाना जाता था वो कंफर्ट के नाम से जाना जाता था। इवन राइट नाउ जब कस्टमर के माइंड में आता है वो कंफर्ट ही आती है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने फोकस किया था कि मैं कंफर्टेबल शूज़ ज़्यादा से ज़्यादा रखूं। और मिलेंगे शू मशीन ऑपरेटर रिमशा से और मालूम करेंगे जूता कितने मराहिल से गुजरकर हम तक पहुंचता है। एक पीस आएगा बिल्कुल भी यानी कि तराश बोलते हैं हम उसको, कटिंग को तराश। फिर जब सिलाई हो जाती है उसके बाद तराश किया जाता है पीस। फिर जब तराश हो जाता है फिर उसके बाद जाता है बॉटम पे लगने के लिए। फिर जब बॉटम पे लग जाता है फिर उसके बाद उसको बॉक्स में डाल के अलग अलग शॉप से सप्लाई कर देता है। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की 6 सुर्खियां क्या कह रही हैं। जनाब, सबसे पहले एक्सप्रेस रोजनामा और इसकी आज की मेन लीड कुलभूषण यादव के हवाले से ही है। भारत की जानिब से अब सिर्फ एहतजाज नहीं किया जा रहा बल्कि पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, और यही धमकियां आज लीड बनाई गई हैं एक्सप्रेस में। आपको बताएं कि कुलभूषण को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, भारतीय कानूनी तकाजे पूरे किए कोई रायत नहीं होगी, पाकिस्तान का ऐसा कहना है। और पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर इस वक्त डटा हुआ है, जबकि हम देख रहे हैं कि सुषमा स्वराज की जानिब से काफी ज्यादा धमकियां पाकिस्तान को मौसूल हो रही हैं कि पाक भारत
ताल्लुकात में ये कड़ी काफी मजबूत है, और अगर इस कड़ी पे आपने प्रॉपरली हमें जो पावर इस पर प्रोवाइड ना की तो फिर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात भी आपस में काफी खराब हो सकते हैं। और यही आज की अहम और मेन लीड हाँ, एक्सप्रेस रोजनामा ने बिल्कुल। लगाई है। कल से हमने देखा कि जितनी भी खबरें हैं कुलभूषण के हवाले से पिछले 2 दिन से सेम खबरें जो है वो रिपीटेशन में है, और यही मसला सबसे अहम मसला बना हुआ है। और इसी हवाले से जंग में 2 मेन लीड्स लगी हुई हैं। कुलभूषण को रियायत नहीं मिलेगी, ऐसा कहते हैं वजीर दिफा। सोचे समझे कत्ल का भारतीय इल्जाम मुस्तरद, ये काम मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, किसी मसले की फौज में शामिल नहीं, ईरानी तहफुजात दूर करेंगे। तो हमने देखा कि वजीर दिफा का बयान जो है जंग की मेन लीड का हिस्सा है, जबकि कुलभूषण के हवाले से ही दूसरी मेन लीड लगी हुई है कि कुलभूषण हमारा बेटा बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, सजा पर अमल ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह होगा। भारत की धमकी, भारत की जानिब से कुलभूषण के मसले पे इंतहा से ज्यादा धमकियां दी जा रही हैं। उनका मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, एक्टर्स हो या जो भी हो, सब के सब पीछे पड़ गए हैं कि जी कुलभूषण यादव को छोड़ दिया जाए और किसी तरीके से भेज दिया जाए। भारत तो कहता है बेटा है हमारा, बेटा है भारत का हमारा, बेटा है। लेकिन वी नो कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और एक और जो अहम खबर है वो उजैर बलोच के हवाले से कि पाक फौज ने उजैर बलोच को तहवील में ले लिया है। एक अहम खबर ये है। जबकि दूसरी खबर जो अगर मैं शेयर करूं तो वफाकी काबीना के इजलास के मुतालिक है जो आज होगा। वजीर दिफा और मुशीर खारजा भारतीय धमकियों के हवाले से आज ब्रीफिंग देंगे और करारा आज दोबारा से एक दफा फिर से भारत को जवाब दिया जाएगा और मेंशन कर दिया जाएगा जी हमारी पॉलिसी क्या है। बिल्कुल। और अभी मैं ये जब खबर पढ़ रही थी तो यहाँ पर मेंशन भी था कि कुलभूषण को भारत का बेटा करार दे दिया गया है। तो मैं तो ये बात मानती हूँ कि ऐसे बेटे भारत के ही हो सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज एक्सप्रेस ने अपनी हेडलाइन किसको बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट का अहम बयान पनामा केस के हवाले से है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम ऐसा फैसला देंगे जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और ये वजीर आजम या उनके खानदान के बारे में बात नहीं है, बल्कि ये कानून के तकाजों के हवाले से बात है और हम पूरे कानूनी तकाजे पूरे कर करके फैसला देंगे। ये फैसला किसके भी हक में जाए, लेकिन फैसला इंसाफ पर होगा। ये अहम खबर आज की मेन हेडलाइन है। इसके अलावा अगर कुछ हम खबरें शामिल करें तो कुछ अच्छी खबरें तलाश बयान करते के हैं। हवाले अच्छा, से भी आपको बताएं कि इस्लामी फौजी इत्तेहाद किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ हुआ तो हम अलग हो जाएंगे, ऐसा कहना है वजीर दिफा का। बड़ा अहम बयान है ये। और इस वक्त हम देखते हैं कि इस इत्तेहाद के अगेंस्ट भी बड़ी बातें हो रही हैं, तो इस पर उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को बड़ा क्लियर कर दिया है कि अगर किसी मुस्लिम ममालिक के खिलाफ ये हुई ये जो इत्तेहाद है डेफिनेटली उसको क्लियर कर दिया जाएगा। हाँ, अच्छा, कल हमने देखा कि कल मुझे जहाँ पे बड़ी सारी जो है वो स्ट्रेसिंग सारी खबरें थी, कल मैंने देखा एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई और वैसे सियासी जमातों की जानिब से नहीं आती है। एक लड़की है ताहिरा, जो कि गांव की लड़की थी और वो 17 साल सवात के गांव से उनका ताल्लुक है और उनको जो है आईटी का काम करने का बड़ा शौक है और वो मैट्रिक में उनके पास सहूलियात इतनी मुयसर नहीं थी, तो उसके लिए जो है वो पीपल्स पार्टी की सोर्सेज की जानिब से ये खबर आई कि आसफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी ने उनकी तमाम तालीमात का जो है वो बीड़ा उठाया है और उनकी मदर का इलाज कराएंगी। और अनम आपको बताएं कि उनकी वालदा जब घर घर काम करती थी तो वो देखती थी कि कंप्यूटर्स लोग किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर लोग किस तरीके से रन करते हैं, उसकी आईटी की क्या है स्पेशलाइजेशन। तो वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उनको आईटी एक्सपर्ट बनना है। और ताहिरा का कहना है कि वो पाकिस्तान की स्टीव जॉब्स बनना चाहती हैं, जिसके लिए आसफा भुट्टो जरदारी ने जो है पूरे ताउन की यकीन दहानी कराई। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव खबर है। और अगर डॉन की खबर में शामिल करूं तो यह है पीएम मेक्स पीस ओवरशूज टू नेबर्स और शरीफ होप्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल हेल्प्स रिजॉल्व्स कश्मीर डिस्प्यूट। और एक और यहाँ पर जो डॉन की मेन लीड है वो आर वर्डिक्ट विल बी लॉ फॉर सेंचुरीज सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये जो है खबरें आज हमने शामिल की जंग से, जिसमें अहम खबरें जो थी वो कुलभूषण के हवाले से हैं, आज के काबीना के इजलास के हवाले से। अब आप देखिए कि बिजनेस रिकॉर्डर में सारी खबरें जो हैं वो मुझे तो आज बिजनेस के हवाले से ही नजर आ रही हैं। उसके अलावा अगर कोई हम बात करें और यहाँ पर देखें तो 2-3 खबरें ऐसी हैं जो बड़ी अहम है। सबसे पहले तो हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा कि कोई अच्छी खबर शेयर करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये सीरीज जीत चुका है, तो तमाम शायकीन क्रिकेट को बहुत सारी मुबारकबाद। ये तो थी आज की अच्छी खबर, लेकिन एक खबर जिसने कल से सबको परेशान किया हुआ है, तंग किया हुआ है, वो ये कि कराची में पारा इस वक्त बहुत हाई है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और कहा जा रहा है कि वो साल का रवा माह का इनफैक्ट गर्म तरीन दिन था। और कहा जा रहा है कि आज भी जो टेम्परेचर है वो 42 जो पारा था वो 41 डिग्री तक पहुंच गया था। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि कराची में जो समंदर है, समुद्री हवा चलना बंद हो गई है और शुमाली इलाकों यानी मैदानी इलाकों से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से कराची में गर्मी बढ़ रही है। तो बहुत एहतियात कीजिए जनाब, आप लोग पानी का इंटेक बहुत ज्यादा कीजिए और कोशिश कीजिए कि दिन के टाइम में आप लोग कहीं बाहर अगर बहुत जरूरी नहीं है तो ना निकलें। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहां पर आज क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां हैं ये सब जानेंगे हमारे नुमाइंदे से। इलेक्शन कमीशन में भी आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे यासिर नजर का। जी यासिर, तफसीलात से आगाह कीजिए।
बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में भी आज अहम केसेस हैं, लेकिन आज वफाकी दारुल हुकूमत में जो सबसे बड़ा मेगा इवेंट कहा जाए तो वो वफाकी कबीना का इजलास है, जिसमें हज पॉलिसी है उसकी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। गैस के जो नए कनेक्शन हैं उनकी जो इक़्तिसादी कमेटी ने जो तोसी की थी उस हवाले से भी आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। साथ साथ आपको ये भी बताएं, कौमी असम्बली का भी आज हंगामा खेज इजलास हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी इससे कबल इजलास जो अपनी पार्लिमानी पार्टी है उसका तलब किया है, और उसमें जो आज का इजलास है उसमें जो एहतजाजी हिकमत अमली है जिस तरह सेनेट में अपनाई गई है, तो इस तरह की हिकमत अमली आज कौमी असम्बली में भी अपनाए जाने का इम्कान है। तो आज मजमूई तौर पर जो सारी नज़रें हैं वफाकी कबीना के इजलास और साथ साथ कौमी असम्बली का जो इजलास होने जा रहा है उस पे हैं, उसके साथ सेनेट का इजलास भी है, पार्लिमानी कमेटीज़ भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट और मेगा इवेंट कहा जाए तो जो ख़ास तौर पे वफाकी कबीना का इजलास जिसकी वज़ीर-ए-आज़म सदारत करेंगे आज हो रहा है। तो साथ यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि मौसम का पारा कराची की तरह यहाँ भी चढ़ा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और धूप पे खड़ा होना अब मुश्किल हुआ जा रहा है, और बाहर की तरफ से अब मौसम ऐसे लग रहा है कि गर्मी की तरफ लौट रहा है। जी बिल्कुल, यासिर नजर अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे हम हुमा भट्ट की कि लाहौर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी हैं और गर्मी का क्या हाल है। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले ये बताइए मौसम कैसा है लाहौर में इस वक्त? गुड मॉर्निंग। आज मौसम यकीनन गर्म है, जैसे कि कराची में आप देख रहे हो गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो लाहौर में भी इसी तरह गर्मी भी बढ़ती जा रही है। सियासत की भी गर्मी है और इसके साथ साथ मौसम की भी गर्मी है, जिसकी वजह से धूप में खड़ा होना हाई मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और अपना काम जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर मैं इवेंट्स का जिक्र करूँ तो बैसाखी फेस्टिवल का आगाज़ हो रहा है, तो उसी के हवाले से यहाँ पर भारत से आ रहे हैं कुछ सिख यात्री, वो यहाँ पर वाघा बॉर्डर के जरिए यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको रिसीव किया जाएगा। सिख प्रबंधक कमेटी के जो सदर हैं वो उन्हें यहाँ पर रिसीव करेंगे, और उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का भी है, वर्ल्ड स्ट्रीट चिल्ड्रंस डे जो है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसके हवाले से यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जहाँ पर बच्चों को बहुत गिफ्ट्स भी मिलेंगे और वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पर दिखाएंगे। इसके अलावा यकीनन मैं जिक्र करूँगी पैरामेडिकल स्टाफ का, जिनका एहतजाज जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और इस वक्त आज मेंटल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ सर्विसेज हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो एहतजाज करेगा और अपने जो मुतालबात हैं उनको मनवाने की कोशिश करेगा। और उनकी तरफ से ये कोशिश तो की जा रही है कि जो उनके तनख्वाहों का मामला है उसको फौरी तौर पर हल कर दिया जाए, ताकि जो मसाइल हैं और ताकि जो काम करने का सिलसिला है वो शुरू हो। और मरीज जो हैं वो काफ़ी तंग आ चुके हुए हैं रोज़ाना के एहतजाज की वजह से, स्पेशली कभी YDA कभी नर्सेज और अब पैरामेडिकल स्टाफ है, तो इस वजह से आज जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसका एहतजाज भी जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट, आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से। बैसाखी फेस्टिवल वहां पर सिख यात्रियों को पाकिस्तान वेलकम कर रहा है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारत ने वो तमाम तर पाकिस्तानी कैदी जिनकी सजा मुकम्मल हो चुकी थी उन्हें भी छोड़ने से इनकार कर दिया है, और वो लोग जिन्होंने आज पाकिस्तान वापस लौटना था उन्हें वहीं पर मजीद कैद कर दिया गया है। ये है वो भारतीय रवैया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और अफसोसनाक सी खबर है जिसका जो आपके साथ हमने शेयर की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाक फौज ने उज़ैर बलोच को तहवील में ले लिया है। ISPR के मुताबिक उज़ैर बलोच को आर्मी एक्ट 1923 के तहत हिरासत में लिया गया, जबकि तर्जुमान पाक फौज ने मजीद बताया कि उज़ैर बलोच पर गैर मुल्की एजेंसियों के लिए जासूसी और दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक का इल्जाम है, जबकि उज़ैर बलोच ने गैर मुल्की खुफिया एजेंसी को मालूमात भी फराहम की है। चलें जी, पीपल्स पार्टी तो पहले से ही शोर मचा रही है कि हमारे लोग लापता हो रहे हैं और अब दोबारा से उज़ैर बलोच को हिरासत में लिया गया है। लेट्स सी कि पीपल्स पार्टी का अब क्या रिएक्शन होगा। और अब बात कर लेते हैं चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की, जिनकी ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में आसिफ अली जरदारी के साथियों की गुमशुदगी और MKM के लापता कारकुनों के मामले पर शदीद एहतजाज किया गया है। पीपल्स पार्टी और MKM ने वॉकआउट भी किया है। दोनों पार्टीज ने अपने कारकुनों की बाजियाबी का मुतालबा किया है, और ये वही बात है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि दोनों पार्टीज की जानिब से अब अपने लापता कारकुनों की बाजियाबी का मुतालबा किया जा रहा है। और खबरदार होशियार, महकमा मौसमियात ने कराची में सख्त गर्मी की पेशगोई कर दी है। शहर कायद में आइंदा 3 रोज
मौसम इंतहाई गर्म और पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। महकमा सेहत सिंध ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ताहम जिन्ना अस्पताल के अलावा किसी भी अस्पताल में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आया। जी हाँ, इकदाम भी कोई नजर नहीं आ रहे हैं और जितने भी लोग इस वक्त बस स्टैंड पर होते हैं उन तमाम लोगों का यही कहना है कि हुकूमत ने ये भी नहीं किया हुआ कि कहीं सड़कों पर या किसी जगहों पर कोई ऐसे वाटर कूलर या गर्मी से बचाव के कैंप्स ही कायम कर दें। खैर आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपको आम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के MPA शुएब इदरीस के खिलाफ एलाइड अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद का मुकदमा 2 रोज बाद थाना सिविल लाइंस में दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदा अजीम शहजाद से। जी अजीम शहजाद, जैसे हमारा राब्ता अजीम शहजाद से होगा हम आपको दोबारा से इस बारे में अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के MPA शुएब इदरीस के खिलाफ एलाइड अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद का मुकदमा 2 रोज बाद थाना सिविल लाइन में दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और दूसरी अहम खबर आपको हम देंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका और करेंगे बहुत सारी बातें फुटकेयर के हवाले से, फुटवेयर के हवाले से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और यस्टरडे टॉप स्टोरी जो कि तमाम शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर थी, तो आपको बताएंगे पाकिस्तान ने फैसला कुन वनडे में वेस्ट इंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त देकर T20 के बाद वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर लिया, जबकि शुएब मलिक की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही सबा। हाँ। और आपने कल का मैच देखा था? कल का मैच मैंने मिस किया, लेकिन ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जो हम सोच रहे थे वैसे ही हुआ। कल हम सुबह से ही जब हम हमारा जो यस्टरडे वाला शो था उसमें हमने ट्रिब्यूट भी दिया था और क्रिकेटर्स के हवाले से बात की थी, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के बारे में बात की थी और शाहीनों ने बिलाखिर अपनी ऊंची उड़ान भर ली है। सारी गाइडलाइंस उन्होंने अमल कर लिया। कल उन्होंने सुन लिया था, गुड मॉर्निंग आज का शो उन्होंने देख लिया था। खैर इसी हवाले से दिखाते हैं आपको ये पैकेज। और इस वक्त अखबारात में एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। एडिटोरियल्स क्या हैं आज? जी एडिटोरियल से पहले खुर्शीद नदीम साहब का दुनिया न्यूज़ में एक आर्टिकल है, उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। मजहबी इंतहा पसंदी का बयानिया। ये कहते हैं कि जो मदर ऑफ ईवल है ना, वो यही चीज़ है, तमाम बुराइयों की जड़, जिसने इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया, जिसने मुस्लिम उम्मा में तकसीम का बाइस बना, वो ये बयानिया है जो कुछ गलत नोशंस की बेस पर है। और वो ये कहते हैं कि खिलाफत का तसव्वुर है, जो जमहूरियत को कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम कुफर है, जिहाद अगर हुकूमत ना करे तो इंडिविजुअल भी कर सकता है, और मुस्लिम ममालिक में जो मेजॉरिटी अक्सरी जो ममालिक हैं उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम बराबर नहीं हैं। ये कुछ ऐसे हैं जो कि, और ये चाहते हैं कि आलमगीर खिलाफत का जो क़याम है ये इस बयानिए का हिस्से हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंतहा पसंदी फ़रोग़ पा रही है। तो खुर्शीद नदीम साहब ने ये सवाल किया है कि या तो इसे क्लियर करना चाहिए किन किन ग्राउंड्स पर यह बयानिया दिया जा रहा है उसकी वजह से, और फिर इसे हमें काउंटर करने की भी ज़रूरत है। जी अच्छा, ये जो आपने अभी बताया कि खुर्शीद नदीम साहब ने मजहबी इंतहा पसंदी के ऊपर पूरा ओवरऑल ये कॉलम लिखा है और सारा कुछ, तो ये बताएं इसको काउंटर बीइंग अ इंडिविजुअल तो डेफिनेटली सबको मिलकर ही काउंटर करने की जरूरत है, इसमें हमारा किरदार क्या होना चाहिए? देखिए हमें अपने कोड ऑफ कंडक्ट, अपने जो हमारे रिलीजियस एथिक्स हैं, जो हमें बताया गया है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हमें मालूम है कि इस्लाम इंतहा पसंदी का दीन नहीं है, इस्लाम अमन का मजहब है। हमें भाईचारी रवादारी का मुजाहरा करना है। अब कोई दूसरी नोशन कोई लेके आता है और अपना नजरिया हम पर थोपता है, तो बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग ह्यूमन बीइंग हमें सोचना चाहिए कि ये क्या सही कह रहा है या हमें गला रहे हैं, या हम इस राह पर चलने के बाद क्या मुआशरे में हम इख्तलाफात और परेशानी या मसाइल का सबब बनेंगे या इसकी इस्लाह का सबब बनेंगे। ये बताइएगा कि अभी कॉलम बड़ा जबरदस्त था, आपने मेंशन किया है, खुर्शीद साहब का बड़ा जबरदस्त कॉलम है और हम कोशिश भी करेंगे कि हम उनको लाइन पर ले, उन्हीं से इस बारे में बात करें और पूछें भी कि उन्होंने कॉलम क्या सोचकर लिखा है। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या समझते हैं आप, ये एक्सट्रीमिज्म का जो नजरिया है ये क्यों इतना फरोग पाता चला जा रहा है लोगों में, ये इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है एक्सट्रीमिज्म? हम देखते हैं कि यही सबसे ज्यादा फिसाद की भी वजह है विद इन पाकिस्तान या तमाम मुस्लिम ममालिक में अगर हम देखें। तो आपको क्या लगता है कि इनकी कोई कॉन्क्रीट बेस भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये नजरिया बहुत फरोग पा रहा है? तो क्या? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि जब
हम कहते हैं कि बयानियां जो है वो कुछ डिस्टॉर्टेड नोशंस की बेस पर है, तो ये फरोग क्यों पा रहा है? क्यों दाइश और दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अपने नेक्सस, अपने नेटवर्क को इन्हांस करने में कामयाब हो जाती हैं? इसकी वजह वही है कि आपकी जो स्टेट्स हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, हमें वो आगाही नहीं मिलती। यंग जनरेशन जो नई नस्ल है, एक तो कुछ गुर्बत का तनासुब है, ऐसा वो है, कुछ आपकी तालीम की कमी है, आपको मोटिवेट जो करते हैं उनको वहां पर आपको वसाइल की कमी है, आपके पास जो नजरिया, उनका जो नजरिया जो हम कहते हैं ना ब्रेन वॉश करनी है, क्या वजह होती है कि वो हुकूमत सबको साथ, तमाम अपनी अथॉरिटी के साथ, तमाम बिट के साथ आपके ब्रेन वॉश नहीं कर सकती, आपको राय रास्त पे नहीं लाती, और वो जो है वर्गला देते हैं नौजवानों को। तो ये स्टेट का सबसे बड़ा काम है। अगर उस लेवल पे हो रही है तो स्टेट लेवल पे तमाम लोगों की क्यों नहीं हो सकती, इसकी फेवर में क्यों नहीं हो सकती? तो ये बड़ा एक आपको जामे प्लान की जरूरत है, बैठ के सबको लेके चलना इत्तेहाद के साथ। अगर हम मसलकी रवैये, मजहबी अख्तलाफात, या हम ये अपने जो हमारे सोसाइटी होती है इसको हम अगर हिस्सों में रहेंगे, तकसीम होकर चलेंगे, तो कभी भी नहीं हो सकती। हमें सबको इत्तेफाक से लेके तमाम मकतब फिक्र के लोगों को बिठाकर इसके आगे हमने बढ़ना होगा। जी, अगला एडिटोरियल हमारे तमाम अखबारों ने, एडिटोरियल तो आज सब एक ही हैं, वो है सेंटेंसिंग ऑफ इंडियन स्पाई कुलभूषण जाधव। हमें देखा गया कि ये तकरीबन 13 माह का ये सिलसिला रहा कुलभूषण जाधव के गिरफ्तारी के बाद, जो मुश्किल से उन्हें गिरफ्तार किया गया और तमाम एविडेंस के साथ उनका खुद बयानिया आया, उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया कि मैंने ये कार्रवाई की, मुझे रॉ ने मिशन सौंपा कि मैं बलूचिस्तान और कराची में न सिर्फ जो अमन के लिए कोशिशें की गई थी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उनको सबोताज करें, बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी का पर भी इनको सुपुर्द किया गया काम। उसके बाद जब पाकिस्तान ने बाकायदा एक तरीके के साथ आर्मी एक्ट के तहत इनको सजा हुई, इनको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजा दी, इन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया मजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद भारत ने वावेला शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान जो ये प्रीमेडिटेटेड मर्डर कहलाएगा अगर इनको सजा हो गई है। सुषमा स्वराज का बयान आया। तो ये अच्छा नफीस नईम साहब, जहाँ पर भारत इतना वावेला कर रहा है वहाँ पर देखिए कि मकबूजा कश्मीर में आप बुरहान वानी को मार देते हैं। फिर अगर बात की जाए इस तरह की फांसियों की, तो अफजल गुरु जो थे उनको आपने इंडिया में सिर्फ इसलिए फांसी दे दी कि जी उन पे इल्जाम साबित नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ की आवाम कह रही थी कि आप उन्हें फांसी दें, तो ये आपका मसला था, तो इसलिए आपने फांसी दे दी। लेकिन अगर कुलभूषण की बात की जाए तो डेफिनेटली उनको प्रॉपर वकील प्रोवाइड किया गया, कुलभूषण के हवाले से तमाम जो भी चीजें होती हैं उनको प्रोवाइड की गई। ठीक है, उनका पूरा ट्रायल करने के बाद जब उन पर सबूत, जब इल्जामात उन पे साबित हो गए तो फिर फैसला आया। तो आपको नहीं लगता कि भारत की मतलब हठधर्मी मुस्तकिल जारी है, मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं है, और किस तरीके से बंदा सबूत देता है? जी बिल्कुल, यही कह रहे हैं कि आपने कुलभूषण के हवाले से तो अभी आपने कहा ख्वाजा आसिफ का ही बयान आया कि उनको अपील का भी आ गया, उनको दिफा का हक भी दिया गया, एसपीआर का भी है कि हमने दिफा का उन्हें भरपूर हक दिया है। लेकिन अभी भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है, सदर से रुजू करने का हक है, लेकिन भारत अपने करतूत तो देखिए, अजमल कसाब के बारे में उन्होंने रद्द कर दी सदर ने, बिल्कुल ठीक है। कोई भी उनका समझौता एक्सप्रेस के जितने भी थे आपने देखा कि ट्रायल होते रहे और वो छूटते रहे। भारत जब अपने गिरबान में झाकेगा तो उसको सब कुछ नजर आ जाएगा। भारत सीधे तरीके से तो आता ही नहीं है ना, अभी भी आप देखें धमकियां दे रहा है, और यही चीज जो है वो आज तमाम हेडलाइंस भी रही है। मेरा ख्याल है इदारे भी सारे इसी के ऊपर थे। तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और ये अहम इदारे जो है वो आपने डिस्कस किए। अब दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम जर्मनी की। जी हाँ, जर्मनी के शहर डॉर्टमुंड में मुकामी फुटबॉल क्लब टीम की बस के करीब यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए हैं, जिसमें एक खिलाड़ी मामूली जख्मी हो गया है, जबकि बाकी खिलाड़ी महफूज रहे। यहाँ पर हम तमाम ऐसी फिल्म्स देखते ही रहते हैं, तो हॉलीवुड मूवी में जो है ना कुछ डिफरेंट टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा उल्टा हिसाब है। मुझे सारी मूवीज वो अच्छी लगती है जो थोड़ी सी रियलिटी बेस्ड हो, जिनसे हम रिलेट कर सके, जिनमें कुछ इमोशंस हो, कुछ फीलिंग हो। वो फिर है ना हमारी पाकिस्तानी फिल्में। खैर, गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे। पैरों को हसीन वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ आज की तारीख के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि आज के दिन यानी 12 अप्रैल 1977 में फ्रेड थायर नामी शख्स ने पहला कैचर मास्क बनाया था। बेसबॉल में इस्तेमाल होने वाला ये मास्क 50% रबर और 50% लोहे से बनाया गया था, जिसमें रबर का माउथ पीस भी लगाया गया था ताकि दौरान खेल खिलाड़ी बात करने से कासिर रहें। कैचर मास्क से पहले खिलाड़ी खेल में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि उन्हें अपने आप को
महफूज रखने की फिक्र भी लाहक रहती थी, मगर कैचर मास्क ने न सिर्फ सर और चेहरे को महफूज किया बल्कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी बेहतर बनाई। आज की तारीख तो आपने जानी। अब यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे कोहलू से, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है, जबकि मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से 2 SMGs और एक वायरलेस बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोहलू के इलाके इश्तराक में भी कार्रवाई की है, जहां कलअदम तंजीम के खुफिया ठिकाने से हजारों डेटोनेटर जो है वो बरामद हुए हैं। जी हाँ, आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको कोहलू से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने झड़प में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। मारे गए दहशतगर्द के कब्जे से 2 SMGs और एक वायरलेस बरामद हुआ है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोहलू के इलाके में इश्तराक में भी कार्रवाई की है, जहां कलअदम तंजीम के खुफिया ठिकाने से हजारों राउंड बरामद भी हुए हैं। अहम खबर आपको दी है। और अब बात करेंगे हम कुछ फुट केयर के हवाले से, फुटवेयर के हवाले से। तो खूबसूरत दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खूबसूरत नजर आने के लिए जरूरी है कि वो तमाम तरीके इख्तियार किए जाएं जिससे आप जाज़िब नजर बन जाएं। और बात हो फुटवेयर की तो फिर चाहे जूते हो चाहे पेडिक्योर हो, सब कुछ चीज में आ जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली हर्बलिस्ट एंड आपको खूबसूरत बनने के मुकम्मल गुर बताएंगे, और न सिर्फ आपका चेहरा बल्कि आपके पाँव को खूबसूरत बनाने के लिए इनके पास टिप्स भी हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या बता रही हैं। मेरा नाम रानी अनीस है और मीडिया पे लोग मुझे रानी आपा के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ शो में किस्मत ये बात है कि लोग चेहरे का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने पैरों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। हालांकि पैर हमारी ब्यूटी का, हमारी पूरी जो बॉडी है उसका एक बेहतरीन और अहम पार्ट है। अगर आप किसी महफिल में इन हुई, आप चली और अगर आपके पैरों में, एड़ियों में कट्स हैं और चलने में पैर खूबसूरत नहीं लग रहे, और यकीनन जब पैरों में कट्स होते हैं या जूती आरामदेह नहीं होती, जो भी आपने शूज वेयर किए हुए अगर आरामदेह नहीं है, तो यकीनन आपकी चाल में भी फर्क आ जाता है। और जब आप तकलीफ में चलते हैं तो चाल में वो ब्यूटी नहीं होती। तमाम बच्चियां, तमाम मर्द हज़रात सबसे पहले तो अपने लिए शूज का इंतखाब ऐसा करें जो कि बहुत ही आरामदेह हो, क्योंकि आपको चलना है और चलने में हमेशा वही जूतियां अहम किरदार अदा करती हैं जो आपकी चाल की रवानी को खूबसूरत बनाए। सबसे पहले तो इसके लिए बताऊंगी कि इन काले निशानात से किस तरह आप निजात पा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी है कि लेमन यानी नींबू को आप लें और आधा काट लें और उसके ऊपर 1 चुटकी खाने का सोडा स्प्रिंग कर लें, और उसके बाद आप उस जगह पर अपने पैरों पे, अपने हाथों पर जहाँ कहीं काले निशान हैं इसको मलें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद सादे पानी के साथ धो लें। आप देखेंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपके निशानात बहुत हल्के हो गए, और जब आप मुस्तकिल ऐसा करेंगे तो आपके ये काले निशान बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एड़ियों का फट जाना या एड़ियों का कट जाना, जब भी ये स्टेज आती है तो ना सिर्फ ये कि एड़ियों से खून रिसने लगता है, बल्कि आपको कोई भी शूज़ पहनने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसके लिए ये कि ये जो कट्स हैं ये इसलिए आते हैं कि इंसानी जिस्म में विटामिन ई की कमी हो जाती है। जिस तरह हम अपने चेहरे की रोज़ाना हिफाजत करते हैं, अपने टीथ ब्रश करते हैं, अपने चेहरे को अच्छी तरह धोते हैं, बालों का ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी को डेली बेसिस पर वॉश करते हैं, तो क्यों अपने हाथ पाँव की क्यों नहीं रोज़ाना सफाई करेंगे। रोज़मर्रा की बुनियादों पर अपने हाथ पाँव को बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह साबुन से या फेस वॉश से आप अपना मुँह हाथ धोने के बाद जिस वक्त भी आपके पास दिन में फुर्सत हो, एक टब में नीम गर्म पानी ले लीजिए और सिर्फ 5 मिनट के लिए इस नीम गर्म पानी में आप खालिस सिरका 1 टीस्पून इस पानी में डालें और अपने हाथ पाँव को 5 मिनट के लिए सिर्फ इसके अंदर डिप कर लें। सिर्फ इतनी देर कि ये पानी ठंडा हो जाए। जैसे ये पानी ठंडा हो जाए आप डालें और किसी भी फेस वॉश के साथ या साबुन के साथ आप ज़रूर अपने हाथों को खूब अच्छी तरह मलें। तो ना सिर्फ ये कि नेल साफ हो जाएंगे, आपके हाथ पाँव भी बहुत नरम, खूबसूरत और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। कट इसमें से ख़त्म हो जाएंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको सुकून भी बहुत मिला है, क्योंकि ये इस तरीके से आपका दिमाग भी पुरसुकून हो जाएगा। आप जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगी। हमेशा ये छोटी छोटी तरकीबें हैं जिनको अपने इस्तेमाल में रखना चाहिए। इससे ना सिर्फ ये कि आप जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पे अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, बल्कि आपकी खूबसूरती में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है।
पाँव को खूबसूरत बनाने के लिए टिप्स तो आपने जानी, और एक टिप मैं सुबह सुबह सोशल मीडिया पर देख रही थी कि अपने शूज को भी आप खूबसूरत किस तरह से बना सकते हैं। तो वो तमाम मर्द हजरात जो सुबह सुबह जल्दी में होते हैं और उन्होंने शूज पॉलिश नहीं किए होते, तो आप रास्ते में अगर केला खाते हुए जा रहे हैं तो उस केले के छिलके के साथ आप शू को पॉलिश कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी अहम टिप थी जो आज जी हाँ, और पाँव को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अगर जूता कंफर्टेबल ना हो तो फिर आपके पैरों की हालत क्या हो जाती है ये बताएंगे आपको गुड मॉर्निंग आज में इस ब्रेक के बाद, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको शू कंपनी ओनर्स। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात हो रही है जनाब फुटवेयर के हवाले से, तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है शू डिजाइनर आयशा नवीद। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शू कंफर्टेबल किस तरह से बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसी हैं आप आयशा जी? बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आई, और एक बड़ा ही अहम टॉपिक है उन तमाम खवातीन के लिए जिनका वेट ज्यादा होता है, या इवन अगर जिनका वेट भी ज्यादा नहीं है, जिनको शौक है अच्छा जूता पहनने का, तो उन्हें सबसे पहली चीज तो ये चाहिए होती है कि हमारा जूता जो हम पहनने जा रहे हैं वो कंफर्टेबल हो। लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखें और ज्यादातर आप शॉप्स पे जाएं तो मोस्टली आपको शॉप्स पे जूता कंफर्टेबल नहीं मिलता। पहले तो पहचान कैसे करें कि जूता ये कंफर्टेबल है या नहीं? कुछ टाइम के लिए तो आप पहनते हो तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपको काटना शुरू कर देता है और आपके बाकायदा तौर पे पाँव पे जख्म पड़ जाते हैं। तो शूज के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर जो चीज लगी है, जो मटेरियल लगा है, वो ठीक है या नहीं? सबसे पहले तो आपको इससे भी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, आपको अपने पाँव को पहचानना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ फुट यू हैव। आप फ्लैट फुटेड हैं, आपका कर्वियस है, क्योंकि हर इंसान का पाँव जो है वो डिफरेंट होता है, टाइप्स डिफरेंट होते हैं। आप ये कहते हैं कि जी 7 साइज़ मेरा भी है, 7 साइज़ आपका भी है, लेकिन आपको दूसरी तरह के जूते सूट करेंगे, मुझे दूसरी तरह के करेंगे। डिपेंड करता है। फ्लैट फुटेड जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो ज़्यादा देर तक जो है वो हील्स नहीं पहन पाते, थक जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपको ये देखना है कि आप को पैडिंग वाला शू जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, या आपको लेदर के जो है सोल वाला शू वो होता है। ये ट्रायल एंड एरर होता है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और मटेरियल का ये है कि आप इसके लिए ज़्यादा आप कॉस्मेटिक्स किस तरह लेते हैं। आप जाहिर है कि ठेले से रेडी से नहीं लेते हैं, आपको मालूम होता है कि वहाँ के ऊपर आप अगर प्राइस आपको लग रही है कि सस्ती है तो देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड इट। तो द सेम अप्लाइज टू शूज़ कि जो है ना, अगर आप अच्छी क्वालिटी वेयर चाहते हैं तो यू डू हैव टू स्पेंड अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि जाहिर है कि जब आप मटेरियल ज़्यादा अच्छा लगाएंगे, आप क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करेंगे तो। अच्छा, आपने बात की कि अगर अच्छी आप फुटवेयर चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करें। अच्छा, ये भी होता है कि आपने एक अच्छा महंगा शूज लिया है, एक बड़ी ब्रांड है, ब्रांड किसी का हम नाम मेंशन नहीं करें, एक बड़ी ब्रांड का आपने शूज लिया है। जैसे कि मैं किसी बड़ी ब्रांड का शूज लेकर आई और उस बड़ी ब्रांड ने पूरे मेरे पाँव को जो है वो तंग करना शुरू कर दिया, उसने मुझे इतना ज्यादा इरिटेट किया कि मुझे स्किन इन्फेक्शन शुरू हो गई। कहने को वो बड़ी ब्रांड है और 3000-4000 का शूज कोई मामूली शूज नहीं होता, डेफिनेटली इट्स एक्सपेंसिव शूज। तो फिर इस तरह की जो ब्रांड्स होती हैं, क्या अब मैं ये समझूं कि भाई मेरी ही स्किन सेंसिटिव है या फिर उनकी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है? तो किस तरीके से जांचा जाए एक जूता लेते वक्त कि नहीं यार ये इट इज ओके? देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। बास लोग होते हैं उनकी वाकई में बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, वो चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बाहर का जूता पहनते हैं या यहाँ का, उनको इश्यूज होते हैं। दैट इज़ अ सेपरेट इशू। दूसरी चीज़ यहाँ के ऊपर ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शूज़ जो हैं वो उनकी भी एक लाइफ होती है, और अक्सर जो है वो कंपनीज या शू स्टोर्स जो है वो इतनी तेज़ी से अपने जूते नहीं चेंज करते हैं। आपका लेदर या लेदराइट या इवन जो भी आपने चीज़ उसमें मटेरियल यूज़ किया है, इट हैज़ एन एक्सपायरी डेट। तो अगर आप जो है वो बहुत पुराना रखा हुआ जूता हो गया, अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई एक्सपायरी डेट लिखी नहीं होती, जैसे कि आपकी प्रोडक्ट्स पे मेरे साथ तो ये इशू है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सेसरीज के ऊपर तो मैं बहुत पागल हूँ। मतलब मैं बहुत ज्यादा जल्दी अपने शूज भी नए लेकर आ रही हूँ, मतलब मंथ में मैं 3-4 शूज अपने नए ले लेती हूँ। उसमें से एक ब्रांड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस ब्रांड के बारे में, उसमें बहुत सारे लोगों को भी शिकायतें थी कि जी ये ब्रांड हमें इरिटेट करिए, हमारी स्किन को खराब करिए। अच्छा, एक और चीज, दूसरी चीज ये कि जहाँ पर हम हाई हील्स की बात करते हैं, स्लेट की बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है अब हाई हील्स भी बहुत ट्रेंड में है। ये होता है कि आपने बड़े मजे से बड़े शौक से 4000-5000 की जो है हाई हील ली है, आप गए कहीं पहन के और 2-3 दफा आपने पहनी है और वो ऊपर से फिर वो हिलना शुरू हो जाती है। एंड इट वाज लाइक
सो वियर्ड कि यार हमने इतनी महंगा शूज लिया है, ये क्यों इस तरीके से हो रहा है, तो क्या इसकी क्या वजह होती है? एक्चुअली बात ये होती है कि अगर आपने ना मैं उसके अंदर थोड़ा सा ये चाहूंगी कि आप इम्पोर्टेड अगर पहन रहे हैं, हाँ। तो दैट मेड, अच्छा, तो उसके अंदर हर चीज जो है वो एक रेगुलेटेड चीज होती है। जैसे कि आप कोई चीज मैन्युफैक्चर्ड है जिसकी एक पूरी सेटिंग हुई हुई है, रोबोटिक तरीके से बन रही है, हाँ। वो सारी चीजें सेम होंगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी हमारी ये स्मॉल इंडस्ट्री कहलाती है, और यहाँ के ऊपर कारीगर अपने हाथ से बना रहे होते हैं, जैसे मोची होते हैं, जैसे एक वर्कर है वो बना रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि उसने कितना उसके ऊपर वर्क किया है और कितना, कभी वो कर्व जो है वो सही दे देता है, कभी वो, तो इसीलिए मैं जैसे आपसे पहले भी बोल रही थी कि जो है ना, जितना आप हाई हील जाएंगे उतना थोड़ा सा हमारे यहाँ कमजोरी है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ मशीन्स को ये अफोर्ड करना एक चीज के वो जाहिर है कि एक मास प्रोडक्शन के लिए, और आपकी कंट्री के अंदर इतनी मास प्रोडक्शन नहीं होती। आप बहुत ही छोटी एक शॉपिंग वो है ना, आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली, एग्जैक्टली। तो वो जो है ना, आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो ये बताएगा, क्योंकि आप खुद भी शू डिजाइन करती हैं और एक डिजाइनर मेरा ख्याल है बेहतर तौर पर जानती है, और स्पेशली आप क्योंकि खातून भी हैं, बहुत से मर्द हजरात जब डिजाइन करते हैं तो शायद वो इस कंफर्ट को नहीं देख पाते कि खवातीन को शूज में किस चीज की कंफर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप जब डिजाइन कर रही होती हैं तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो आपके जहन में होते हैं? जैसे कि मेडिकली भी कहा जाता है कि समटाइम्स अगर आप हील पहन रहे हैं तो वो स्ट्रेस का बायस बनती है, आप कंफर्टेबल नहीं होते, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ खराब हो जाती है क्योंकि आप कॉन्शियस होते हो हील गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो इस टाइप के भी कुछ मेडिकल फैक्टर्स भी होते हैं। क्या आप उनको मद्देनजर रख के शूज डिजाइन करती हैं? बिल्कुल करते हैं, इसलिए क्योंकि हम जो है वो कम से कम मैं ये नोट करती हूँ कि आपने ये जो जूता आप बना रहे हैं ये कितनी देर के लिए पहना जाना है। जैसे कि अगर मैं ब्राइडल बना रही हूँ, आई नो कि जो है ना, आप शादियों में जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे पहनते हैं, लेकिन अगर आप एक ऑफिस वेयरिंग शू बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो भी खातून पहनेंगी वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 या 6 बजे तक पहने हुए होंगी। तो उसके कंफर्ट लेवल में और जो आपने पार्टी या ब्राइडल बनाया उसके कंफर्ट लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और उसमें ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, चाहे वो कितना ही प्लेन क्यों ना हो। तो उसकी वजह से ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर अपने जो ऑफिस वेयरिंग शूज़ हैं उनमें मैं एक एक्स्ट्रा पैडिंग दूँ, उसमें प्रेशर पॉइंट्स का ख्याल रखूँ, क्योंकि आपके पाँव में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अगर वो आपके स्ट्रेट आ रहा होगा कर्व, ठीक है, वो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हील्स डेवलप की जाती है, बनाई जाती है। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं सीजन की भी और कुछ बात कर लेते हैं लोगों की भी। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा थिन होते हैं, कुछ लोगों का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है। एक तो ये बताइएगा कि जो बहुत ज्यादा पतले दुबले लोग होते हैं उनको किस तरह की स्लीपर्स या शूज यूज करने चाहिए, और जो थोड़े से फैटी होते हैं उनको किस तरह, और स्पेशली क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं तो ट्रेंड भी आपके शूज में भी ट्रेंड है वो चेंज होता है। तो ये बताएं कि अब गर्मियों में क्या ट्रेंड है, और दोनों के बारे में बताएं, दोनों तरह के लोगों के बारे में। गर्मियों का तो मोर ओपन इट इज, द मोर इट इज कन्वीनियंट, क्योंकि वो आपके पाँव के लिए भी अच्छा है। दूसरी बात ये कि वो आपकी ये पाँव की खूबसूरती को भी इनहांस करता है। तो वो गर्मियों में तो आप कोशिश कीजिए कि पम्प्स नहीं पहने, कोट शूज ना पहने, आप ओपन शूज पहने। और इसी तरह से जो दुबले हैं, आई थिंक उनको तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, वो हर तरह की चीज पहन लेंगे, फ्लैट भी पहन लेंगे, भी पहन लेंगे। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को कैसी हील पहननी चाहिए, किस तरह के शूज पहनने चाहिए? बिकॉज अक्सर ऐसी खवातीन के पाँव में स्वेलिंग हो जाती है और शूज जो है वो उन्हें तंग करना शुरू हो जाता है। और जैसे कि गर्मियों की भी आपने बात की, तो गर्मियों में हम देखते हैं कि कुछ शूज ऐसे होते हैं जो हीटअप भी हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। उस हवाले से भी बताइए। और दूसरी बात है कि आपके अपनी बॉडी के अंदर भी वाटर रिटेंशन होने लगती है, आपके पाँव ऑटोमेटिकली स्वोलन होते हैं गर्मियों के अंदर, बॉडी मास बढ़ता है। जो थोड़े से हेल्दी होते हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत पतली हील ना पहने, क्योंकि आपको फिर आप वॉबल भी करेंगे, अनकंफर्टेबल भी फील करेंगे, और फिर वो आपकी बॉडी के वेट को बिल्कुल आपका पाँव ट्विस्ट हो सकता है। आप जो है वो, क्योंकि बात ये होती है कि आपका बॉडी का प्रॉपर वेट जो है, सारा वेट जो है वो आपके पाँव पे होता है। आप वो नाजुक सी उठाए हुए होती है, अब आप उस गरीब पे कितना करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो है वो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको हील्स पहनने का शौक है तो आप थोड़ी सी जो है वो ब्रॉड या ब्लॉक हील्स आजकल बहुत चल रही हैं, वो पहनिए, या आप जो है प्लेटफॉर्म हील्स पहनिए, ताकि आपकी बॉडी के, अगर आपको हाइट चाहिए है, हील चाहिए, ताकि आपका जो है वो आपकी हाइट भी बढ़ जाए और जो है आपकी बॉडी का वेट जो है
क्योंकि फ्रंट और बैक definitely दोनों आप स्पेशलिस्ट हैं फुटवेयर में, आप तरह तरह के डिजाइन बनाती हैं। सही। सबसे ज्यादा क्या चीज आपके जहन में होती है जब आप कोई फीमेल शू डिजाइन कर रही होती हैं कि यार ये कंप्लेन ना आ जाए, वो कंप्लेन ना आ जाए, मैं इसको ऐसे बनाऊं? मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये चीज़ का ख्याल रखूं कि जो चीज़ मुझे खुद भी कंफर्टेबल या अच्छी Comfortable है, लगेगी। हाँ। और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पता है कपड़े अनकंफर्टेबल पहन सकते हैं, आप ज्वेलरी थोड़ी भारी या तकलीफदेह पहन सकते हैं, Exactly. लेकिन आप जो है वो अगर पाँव में जूते सही नहीं हाँ। पहने हुए होंगे ना तो आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं, और आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उस तकलीफ को शो कर रही होगी। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। और आयशा जी आपने बड़ा अहम पॉइंट जो है वो इस पे रेज भी किया है, ऐसा भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान में देखें तो खवातीन का ज्यादातर मैंने ये देखा है कि रुझान इस तरफ नहीं होता कि हमने जूता कंफर्टेबल लेना है, उन्हें होता है कि हमने मैचिंग लेना है या फिर हमें अच्छा लगना है तो हम चाहे हील पहने, हमें सूट करती है नहीं करती, बस कोई भी चीज वो कंफर्ट से ज्यादा उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो अच्छी लगे चीज। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज जो अच्छी लग भी रही है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली उसका आपको कोई फायदा भी नहीं होता। तो ये मैचिंग पहनने का जो लोगों में क्रेज है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज मैंने तो आजकल देखा कि अगर आप कंट्रास्ट में भी जाते हो तो चल जाता है। एक्चुअली मैंने जब से स्टार्ट किया है मैंने कभी मैचिंग नहीं बनाई है, अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत ही इरिटेटिंग फैक्टर लगता है कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक एक कलर्स में रहें। तो मेरे यहाँ ज़्यादातर आपको न्यूट्रल कलर्स ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि यू कैन मैच देम विद मल्टीपल थिंग्स। और आपको जो है फंकी कलर्स, अगर डार्क कलर्स हैं तो वो आप तब भी, मैं उनको, अगर मैं मौजूद होती हूँ या मेरे सेल्समैन या सेल्सवुमेन होते हैं तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप उनको यही गाइडेंस दें। दूसरी चीज़ ये कि मैं पर्सनली, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ की खवातीन को थोड़ा सा इल इन्फॉर्म्ड हैं इस मामले में कि उनको ये अंदाजा नहीं होता कि कहाँ कौन सी चीज़ पहनने की है। हाँ। तो जैसे कि मुझसे जो है वो बहुत से लोगों ने ऑफिस वेयर के लिए हाई हील्स की डिमांड की, तो मैंने कहा कि आप हाई हील्स पहन के ऑफिस में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कंफर्टेबल, एक लिमिट के बाद आपको जो है इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे और आपके थकन जो है वो आपके काम पे असर डालेगी। तो इसी तरह से हमारे यहाँ एक तो लोगों को साइजेस का नहीं पता होता, अपने साइज नहीं पता होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को अपने साइज से 2 साइज बड़े या 2 साइज छोटे जूते पहने हुए देखा है। डिजाइन पसंद आ गया, कोई बात नहीं, साइज डिजाइन जैसा भी है। तो वो चीज, और या फिर ये कि थोड़ा सा जो है ना बाज़ जगहों के ऊपर लोग कौन कर देते हैं कि जी सेल्समैन भी अपनी चीज बेचने के लिए अगर साइज छोटा है या बड़ा है तो कह देते हैं बाजी अगर टाइट है तो वो लूज हो जाएगा थोड़ी देर बाद। इट नेवर वर्क्स दैट वे। आई मीन इट्स नॉट समथिंग स्ट्रेचेबल, इलास्टिक नहीं डला हुआ है उसके अंदर कि वो बढ़ जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और इतनी अच्छी बातें करने के लिए बहुत शुक्रिया। और आई होप कि हमारी जो एक्सपर्ट आई थी इस वक्त फुटवेयर की, उनसे बहुत सारी टिप्स आप लोगों को मिली होंगी। बिल्कुल। और फुटवेयर के हवाले से तो आपने जाना खूबसूरत पाँव किस तरह बनाए जाए, इस हवाले से भी आगे चल के हम सुबह बात करेंगे। और फिर वक्त आपको बताएं कि मार्केट में जूतों की कई बड़े बड़े नाम और ब्रांड्स मौजूद हैं जो आपके और हमारे लिए जूतों की बड़ी वैरायटी फराहम करते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि वो तमाम तर जूते कंफर्टेबल हों। जी हाँ, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। आज की टीम ने ऐसे ही एक बड़े शो ब्रांड के ऑनर से मुलाकात की है और मालूम किया है कि आजकल किन डिजाइन की सबसे ज्यादा डिमांड है और कौन सी ट्रेंड्स मार्केट में इन है। इनका जवाब क्या है, आइए देखते हैं। मेरा नाम जैन है और वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश बुट हाउस। और मैंने जो है ये इंग्लिश बुट हाउस ज्वाइन किया था 3 साल पहले। बेसिकली जो इंग्लिश बुट हाउस है ये 1947 से रन हो रहा है और ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। बड़ी बात ये है कि मतलब उस टाइम से लेके मैं 4th जनरेशन हूँ जिसको मैंने इस बिज़नेस को टेक ओवर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इसको चला रहा हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक पुराना ब्रांड जो है, इतना पुराना ब्रांड, उसको एक नाम बरकरार रखना आसान काम नहीं। हमारे इस ब्रांड में बहुत माशाल्लाह से बहुत मशहूर शख्सियात आई हैं। उनमें से एक अमेरिका की एलिनोर रूजवेल्ट जो एक विडो थी फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट की, जिनका नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था, जिनको मेरे दादा ने स्पेशली एक गोल्ड प्लेटेड सैंडल दी थी। इंग्लिश बुट हाउस जो जाना जाता था वो कंफर्ट के नाम से जाना जाता था। इवन राइट नाउ जब कस्टमर के माइंड में आता है वो कंफर्ट ही आती है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने फोकस किया था कि मैं कंफर्टेबल शूज़ ज़्यादा से ज़्यादा रखूं
विद टाइम टू टाइम जब फैशन चेंज होता रहता है हम उसके साथ जो है चलते रहते हैं, लेकिन एक जो कंफर्टेबल वाली चीज़ जो है जो कैजुअल का है वो 47 से लेके अब तक चलता आ रहा है और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रख रहा हूँ। आजकल जो फैशन जो हील का अगर देखा जाए तो छोटे वो किसी फंक्शन में जाके पहन भी सके। जो मटेरियल मार्केट में आ रहा है वो ज़्यादातर इसी मटेरियल का आ रहा है, फ्लावर्स का, और मतलब वो लॉन के हिसाब से आजकल जो फीमेल जो हैं मतलब वो लेडीज जो हैं प्रेफर करती हैं कि हम लोग अपनी मैचिंग का ड्रेस के साथ पहने। तो उसी तरीके के मतलब मैं जो हूँ मतलब अपने डिज़ाइनर्स को कहता हूँ कि ये वाला मटेरियल जो है इस कलर्स में अरेंज करें ताकि उस हिसाब से जो है हम उसकी स्लीपर्स या सैंडल्स बना सकें और कस्टमर को हम दे सकें। अच्छा, वैसे अच्छी बात यह है कि मेरा अब तक जितना भी एक्सपीरियंस ब्रांड्स के शूज का रहा है, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि वो रिलायबल भी थे और कंफर्टेबल भी थे। भाई जब आप ब्रांडेड चीज पहनते हैं और उसके बाद फिर आप कहीं से जाकर कोई लोकल चीज खरीदते हैं ना, तो फिर आपको डिफरेंस पता लग जाता है कि यार क्या इशू है आपके पाँव में जूते का। और मैं ये कहती हूँ कि हर तरह का शूज पहनना चाहिए, क्योंकि जो लोग ब्रांड्स के लिए सिर्फ हो जाते हैं ना एक तरफ के हमने ब्रांड्स ही लेनी है, तो फिर उनको बहुत सारी चीजों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज मैं वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको। शूज बनाने वाली मशीन ऑपरेटर इमशा से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर एक ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानेह मॉडल टाउन केस की समाअत के दौरान 4 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्जिमान की जमानत 2-2 लाख रुपए के मशगलों के अर्ज जो मंजूर ये की है। जी हाँ, बिल्कुल आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत के दौरान 4 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्जिमान की जमानत 2-2 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की है। और ये खबर से आपको आगाह किया है। इस हवाले से जैसे जैसे खबरें आएंगी आपको आगाह करते रहेंगे। और अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से। और जब हम बहुत सारी ढेर सारी बातें कर लेते हैं तो इस टाइम पे हमें हल्की फुल्की भूख लगना शुरू हो जाती है। हल्की फुल्की नहीं, बहुत ज्यादा भूख लगती है। मुझे हल्की फुल्की लगती है। मुझे तो सुबह बहुत भूख लगती है। और आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं कि जिसके बारे में आपने सुना तो होगा कि हम ककम्बर की सैलेड बनाते हैं, लेकिन कभी एग की सैलेड बना के आपने ककम्बर पे सर्व नहीं की होगी। आज हमारी जो सैलेड है, और या फिर आप कह लें कि एग सैलेड है, वो ककम्बर के साथ सर्व की जा रही है। किस तरह से बनती है आइए देखते हैं।
और जनाब जब भी इस तरह की कोई सैलड बन रही होती है, कोई चीज बन रही होती है, इवन कुछ भी जब मावरा बना रही होती है तो मैं बिल्कुल ऐसे एक्साइटेड होकर उसको ऐसे देख रही होती हूँ और मुझे एकदम से रियलाइज होता है कि अच्छा जनाब वापस आ गए, आगे बढ़ते हो जाते हैं हम कहीं उसी सलाद और अंडों के अंदर। खैर शॉपिंग की बात हो रही है और जूतों की बात हो रही है, फुट केयर की, फुटवेयर की बात हो रही है, तो हम जाके जब शॉपिंग करते हैं तो कितनी जबरदस्ती एक्सपेंसिव सी हील्स लेते हैं, स्लीपर्स लेते हैं, लेकिन ये तमाम चीजें खरीदते वक्त हमें कभी ये ख्याल नहीं आता कि कितने मुश्किल मराइल से गुजरकर ये तमाम स्लीपर्स और शूज हम तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, ये तमाम तर मराहिल किस तरह से होते हैं। शू कंपनी की मशीन ऑपरेटर रिमशा ने बताया है कि एक जूता कितने मराहिल से गुजरकर आप तक पहुंचता है। ये तमाम तर मराहिल देखेंगे भी और रिमशा से बातें भी सुनेंगे। आइए मेहनत की जाती है यहाँ पर पूरे दिन, उसके बाद भी अपर तैयार होते हैं, सैंडल्स बनती हैं। जो अपर होता है ना वो सोल के ऊपर लगा हुआ होता है और जिससे जूते में खूबसूरती आती है। रोज़ाना न्यू न्यू डिज़ाइन आते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिपीट आ रहे हो। जो हमने तो उसके बाद उसकी कटिंग होती है, जिस तरह का उसका शेप देना होता है ना बिल्कुल वैसी शेप मिलता है। फिर उसके बाद यानी कि उसकी पेस्टिंग वगैरह होती है। जब पूरा पीस तैयार हो जाता है फिर उसके नीचे अस्तर लगता है। अस्तर लगने के बाद फिर हमारे पास आता है मशीन पे स्टिच होने के लिए। फिर उसके बाद स्टिच हो जाता है, फिर उसकी होती है कटिंग। एक पीस आएगा बिल्कुल भी यानी कि तराश बोलते हैं हम उसको, कटिंग को तराश नहीं हुई भी होती। फिर जब सिलाई हो जाती है उसके बाद तराश किया जाता है पीस। फिर जब तराश हो जाता है फिर उसके बाद जाता है बॉटम पे लगने के लिए। फिर जब बॉटम पे लग जाता है फिर उसके बाद उसको बॉक्स में डाल के अलग अलग शॉप से सप्लाई कर देता है। रमशा की बातें आपने सुनी कि किस तरह से ये जूता तैयार होता है और ये शू आप तक किस तरह से पहुंचता है, जिसको आप कुछ ही दिनों के अंदर तोड़ के खत्म करके पारी करके फेंक देते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि खवातीन की बड़ी तादाद थी जो ये शूज बना रही थी, तो उनके लिए भी एक काम करने के लिए बड़ा जबरदस्त रोजगार है। और उन्होंने कहा कि लेदर पे किस तरीके से वो वर्कआउट करते हैं। लेदर के नीचे पहले अस्तर लगाते हैं और लेदर की बात की जाए तो आपको पता है कि पाकिस्तानी लेदर पूरी दुनिया में मशहूर है। मतलब हमारा जो लेदर इतना जबरदस्त होता है कि हमारा लेदर पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और हमारे लेदर से बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है वो यहाँ से मंगा के बड़ी बड़ी ब्रांड्स अपने नाम से वो काम कर रही होती हैं। खैर गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते सितारे से। गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान का चमकता सितारा अमरीन सना, जो बहुत अच्छी पेंटर भी हैं और हैंडमेड आर्टिस्ट भी हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले इनको यही कह रही थी कि अमरीन आप कितनी ज्यादा टैलेंटेड हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आई एम फाइन। अच्छा। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। नहीं बिल्कुल, आप टैलेंट है तो हमारा बुलाना तो आपको बनता था। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी पेंटिंग के मुतालिक ना। तो ये पेंटिंग है डेफिनेटली, आप ये बताएं कब से आप ये पेंटिंग कर रही हैं? मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से जो है पेंटिंग्स कर रही हूँ। तो ये पेंटिंग ऊपर वाली जो सबसे फर्स्ट वन है इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आपने जो है बीच में नदी जा रही है, साइडों पे पहाड़ है, बड़ा नेचर से करीब होके आपने इसको पेंट किया है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। मुझे बेसिकली नेचर पसंद है, लैंडस्केप, स्पेशली कलरफुल लैंडस्केप, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल का दौर ऐसा है, हर इंसान टेंशन में होता है। तो जरा ऐसे मैं लैंडस्केप बनाना चाहती हूँ कि इंसान देख के उसको फ्रेश हो। अच्छा वैसे भी अमीन कहा जाता है कि जब आप नेचर के करीब हो जाते हो तो बहुत सी टेंशन्स भी आपकी रिलीज हो जाती है। और अभी अगर मैं हर चीज आपकी जो मैं देख रही हूँ उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है, चाहे आपकी कोई ड्रेसिंग हो उसमें भी ग्रीन कलर है, थोड़े से ऐसे कलर से आप इंस्पायर्ड लगती है मुझे। प्लस जो आपने ज्वेलरी पहनी है, पहले तो मैं इसकी तारीफ करना चाहूंगी और स्पेशली तारीफ इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि ये ज्वेलरी आपने खुद बनाई है। और इसी तरह
तरह ज्वेलरी आपके साथ में भी पड़ी, उसमें भी हम देख रहे हैं कि फूलों वाला एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये किस तरह से आप बनाती हैं, किस तरह से डो जो है वो सख्त होती है, कुछ ये भी बताओ। ट्यूटोरियल्स देखे थे नेट पे, उसके अलावा मुझे ज्वेलरी का शौक था। अच्छा। तो थोड़ा बहुत मैं करती रहती थी। आर्ट जो है वो बेसिकली हम कहीं से लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपका नेचुरल होता है। तो एक स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप खुद ब खुद पता चलता रहता है कि किस तरह करना है। थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है। ये कॉर्नफ्लोर और ग्लू को मिला के जो है ये डो, इसका क्ले जो है मैं बनाती हूँ। कॉर्नफ्लोर और ग्लू को मिला के, ओह दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा। और उसके बाद जो है उससे फ्लावर्स बनते हैं, उनकी अरेंजमेंट होती है और बहुत ज्यादा बारीक काम है, तो वो थोड़ा यूनिक लगता है। अभी आप सेल भी करती हैं या कोई आपने इसकी एग्जीबिशन की हो या फिर कोई पेज हो जिसके ऊपर आप ये चीजें ऑर्डर पे लेती हो? मैंने अभी तक सेल की नहीं है क्योंकि अभी तो मैं कलेक्ट कर रही हूँ, अपना कलेक्शन बना रही हूँ। उसके अलावा मैंने पेज भी बनाया जिसमें मेरा काम है, तो ऑर्डर वर्क भी होता है उस पर। अल जदीद आर्ट गैलरिया के नाम से जो है मैंने पेज बनाया हुआ है। उसके अलावा अम्बीन सना के नाम से भी मैं अच्छा, चलिए पेज पे तो आप एक्टिव हैं, यहाँ आप हमारे साथ में बैठेंगे, डेफिनेटली आपका इतना जबरदस्त काम है। अम्बीन की जो ये वाली बैंगल्स है ना, ये मुझे उठा के दिखाएं। इसके ऊपर आपने बड़ी जबरदस्त किस्म के जो है ना वो फ्लावर्स लगाए हुए हैं। ये हुआ है, ये अगर कैमरामैन फोकस करें तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने बैंगल्स के ऊपर जो है वो छोटे छोटे से फ्लावर्स जो है वो लगाए हुए हैं। अच्छा अम्बीन, और चीजें दिखाएं जरा आप अपनी। अनम ये देखें, ये आप दिखाएं। भाई बड़ा कलरफुल है, इट्स रियली अमेजिंग। बहुत कलरफुल है पहले तो ये चीज, और दूसरा ये कि इसके ऊपर जो फ्लावर्स लगाए हुए हैं वो छोटे छोटे नाजुक नाजुक से। अच्छा अम्बरीन, इसके अंदर इतनी सफाई से आपने इसको इतना प्यूरिफाई करके बनाया है कि डेफिनेटली कहीं से भी सिवाय आपके जो काम है उसके अलावा कहीं से कोई और चीज बनना होता है ना, कि अगर एक नग लगा होता है तो उसके पीछे गोल्डन सा कुछ नजर आ रहा होता है या ग्लू नजर आ रही होती है। मगर तो ये बताएं कि ये ओवरऑल आप कितने टाइम में बना लेती हैं, कितना आपको टाइम लगता है इस तरह की अगर आप सेट बना रही हैं? तकरीबन मुझे 1 वीक लगता है। मतलब फ्लावर्स पहले बनते हैं, उसके बाद ड्राई होते हैं, उसके बाद इसकी अरेंजमेंट होती है। अच्छा, अरेंजमेंट आप किसी चीज के ऊपर करती हैं? कोई कार्ड होता है किसके ऊपर? बेस होती है। अच्छा बेस होती है, उसी के ऊपर आप करती हैं, देन उसके साथ आप चीजों को अटैच करती हैं। बड़ा जबरदस्त आपका काम है अमरीन, और बहुत अच्छा लग रहा है। वगैरह की है आपने? नहीं, इरादा है इंशाल्लाह ताला एग्जीबिशंस लैंडस्केप पेंटिंग्स की है। अच्छा, आपकी पेंटिंग से भी कुछ बात करते हैं। अमरीन ये बताइएगा कि मैं बचपन में जब छोटी थी ना, तो मैं भी अक्सर जब कुछ पेंट करने बैठती थी तो मैं पहाड़ बनाती थी और तरफ सारी ये जो चीजें है ना वो मुझे अपनी बचपन की याद दिला रही है। ये बताइएगा कि ये तमाम तर सीनरी जो आपने बनाई है ये विद इन पाकिस्तान है या फिर आपकी इमेजिनेशन की है सारी पेंटिंग्स? बेसिकली ये जो है विद इन पाकिस्तान है, लेकिन कलर्स मैंने थोड़े चेंज किए हैं। अच्छा, ब्राइट कलर्स। कहाँ विजिट किया आपने पाकिस्तान? मैंने वैसे तो कराची से बाहर नहीं निकली हूँ, हैदराबाद तक देखा है मैंने। अच्छा। और उसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे पीसफुल जो प्लेसेस होती है ना वो ज्यादा पसंद है। अच्छा, मतलब पीसफुल किस्म का माइंडसेट है अपना, वही आपने जो है कैनवस पे कैनवस पे। अच्छा ये बताएं कि ये जो आप इसमें जो कलर्स यूज करती हैं, जितने भी आपने बड़े खूबसूरत किस्म के कलर्स यूज किए हैं, इसको ब्लेंड करने में मुश्किल नहीं होती? क्योंकि बहुत सारे पेंटर्स ऐसे होते हैं कि वो कर तो ग्रीन कलर रहे होते हैं लेकिन वो कभी डार्क ग्रीन हो जाता है, कभी वो किस तरीके से ये एक पेंटर कैसे उसको हैंडल करता है? बेसिकली हम लोग जो वर्किंग करते हैं वो 3 कलर्स 4 कलर्स पे करते हैं जो प्राइमरी कलर्स होते हैं। उसके अलावा जब हम करते हैं ना तो वो खुद ब खुद चीज आती रहती है। हाँ, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि अब कोई पेंटर हमारे पास होंगे तो हम उनसे ये पूछेंगे कि बस 1 कलर में ही हो जाता है, उसके अंदर भी इसकी असली शेप में लाने के लिए काफी सारे कलर। अच्छा, मुझे बड़ी इस वक्त तशवीश हो रही है जानने के लिए कि आप जब ये सब चीजें पेंट कर रही होती है, जैसे कि आपने बताया कि आप हैदराबाद से भी बाहर नहीं गई, आपने कभी इस तरह की जगह देखी ही नहीं, तो आप पेंट किस तरह से कर लेती है? सामने कोई पिक्चर रखी होती है जिसको देख के पेंट करती है या जहन में आ रहा होता है कि बस हमने थोड़ी सी इमेजिनेशन भी होती है? इमेजिनेशन, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, कि आपकी सारी इमेजिनेशन है ये? जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली जो आर्टिस्ट है ना वो वही कैनवस पे लाता है जो वो इमेजिन कर रहा होता है, इमेजिन कर रहा। तो लैंडस्केप जो है वो मुझे शुरू से बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं और मुझे काफी शौक भी है। इसके अलावा भी कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया कुछ और पेंट करने का? स्टिल लाइफ भी किया है, मिनिएचर भी किया है, वाटर कलर्स। अच्छा, चलें आपके काम के बारे में बात करते हैं मजीद। अब आपने ये बिल्कुल यहाँ पे हेड लुकेट भी है, बेंगल्स भी हैं, सेट भी हैं पूरा, तो खैर आपसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। और अहम खबर जो है वो क्या है जनाब?
अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तौर पर गुर्दे निकालने के मामले पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अमल नासूर बन चुका है। ऐसे अस्पतालों की निशानदेही होनी चाहिए जहां ये किया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तौर पर गुर्दे निकालने के मामले पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई है, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अमल नासूर बन चुका है और ऐसे अस्पतालों की निशानदेही होनी चाहिए जहां ये मकरू अमल होता है। और डेफिनेटली ऐसी जगहों की बिल्कुल निशानदेही होनी चाहिए जहां पर इस तरह के चीजें की जा रही है, इस तरह के मकरू जो है अमल किए जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा स्टेप है जो इस वक्त उठाया जा रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू यू अमरीन, बहुत जबरदस्त आपका काम है और हम चाहेंगे कि आप मजीद भी कुछ शो कीजिए। ये इयररिंग्स है, व्हाइट कलर के इयररिंग्स बनाए, देखिए कितने खूबसूरत से इयररिंग्स हैं, अगर नजर आ सकते हैं आप लोगों को, बहुत ही प्यारे और बहुत ही डेलिकेट से, मेरा ख्याल है व्हाइट ड्रेस के ऊपर बहुत प्यारे लगेंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा भी दिखाइए आपके पास क्या कुछ है। ये रिंग्स भी बनाई है इन्होंने, ये देखिए जनाब कितनी खूबसूरत और प्यारी सी रिंग्स दिखाएं जी। ये लीजिए, ये रख लीजिए उधर, ये देखिए ना। अच्छा, मैंने देखा साथ में कौन सी वाली मैच कर के साथ के लिए तो ये वाली मैच पड़ेगा। ये बहुत प्यारी लग रही है और ये जबरदस्त काम है आपका, इसके लिए हम आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे और आपको बेस्ट विशेस भी देना चाहेंगे। थैंक थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि ज्वेलरी और पेंटिंग दोनों बड़े अलग अलग से काम है। ज्वेलरी बनाना एक मुख्तलिफ आर्ट है और पेंटिंग्स करना मुख्तलिफ चीज है, और प्लस आपने बताया जैसे इतने भी जॉब कर रही हैं, आपका प्रोफेशन कुछ और है, तो ये तीनों चीजें किस तरह से मैनेज करती हैं आप, और ये शौक किस तरह से डेवलप हुआ? ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो हो गया, वैसे बहुत रेयर है, लेकिन ये कि वही होता है घर का कि आर्ट में स्कोप नहीं है इतना ज़्यादा, तो पेरेंट्स का भी यही होता है कि बच्चे पढ़ लें, हाई एजुकेटेड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए पेरेंट्स की विश के लिए भी MBA करना जरूरी अच्छा, सब जब भी मैं ये बात सुनती हूँ ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब लोग ये बात करें, आर्ट के बच्चे ये बात करें कि आर्ट में स्कोप नहीं है। मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएं, आर्ट में इतना स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान में जब भी हम किसी आर्टिस्ट से बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे स्कोप नहीं है। कितना बड़ा ये अलमिया है आप? बिल्कुल, डेफिनेटली अलमिया तो है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो बेइंतहा अच्छे हैं और अपने बच्चों को उन्होंने सपोर्ट किया है कि वो आगे बढ़े। आपकी सूरत में इस तरह का टैलेंट हमारे पास आता है। अच्छा, ये बताएं कि आप, क्योंकि आपने MBA किया हुआ है, तो डेफिनेटली MBA, जितने भी लोग MBA किए होते हैं, डेफिनेटली उनका एक एम होता है कि यार हम बैंकिंग में जाएंगे या फिर हम डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे। तो आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो इस काम के लिए आपको अप्रिशिएट करती हैं कि नहीं अमरीन, यू आर डूइंग ग्रेट, और साथ साथ स्टडीज़ के आपने बहुत अच्छा काम करी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह से सभी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। गिफ्ट्स तो नहीं मांगते फ्रेंड्स? अमरीन है ना, मांगते हैं ना। अमरीन, बात सुनो यार, पहले से बना दो। अच्छा, आपको तो बड़ी आसानी होती होगी, जिस भी फ्रेंड की शादी हो रही है उसकी माइयों में आपने उसको ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, है ना? ये है। अच्छा, ये बताएं, फैमिली सपोर्ट तो आपको है ही, प्लस आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहती हैं? डेफिनेटली मैंने MBA किया है, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने स्किल्स को और अपनी एजुकेशन दोनों को कंबाइन करके चलूँगी, और इसके अलावा जो है वो मैं ये भी कोशिश करूँगी कि अपने साथ मतलब जितने भी लोग हैं, जो लड़कियाँ हैं नहीं कर सकती या और टैलेंटेड लोग हैं, उनको लेके चलूँ। तो बिजनेस, थोड़ा सा बिजनेस साइड पे भी इस चीज़ को लाना है, और ये कि आप सबके लिए हो, ताकि हर एक की अप्रोच में आया हो। अच्छा, ये बताएं कि ऐसी कोई पेंटिंग जो अब तक आपने बनाई हो या बनाना चाहती हैं, या किसी ऐसी चीज़ से को देख के आप बड़ा इमोशनल हो गई हो, इसके बारे में बताएं। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो याद रह जाती है, या तो हम करना चाहते हैं या वो हम कर चुके होते हैं। बेसिकली अभी जो मेरी फीलिंग्स हैं कुछ रिसेंट हवाले से, तो वो मैं कैनवस पे करना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट साइड पे अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट साइड पे। ऐसी क्या फीलिंग्स हैं जो आप इस पर एब्स्ट्रैक्ट करना चाहती हैं? बेसिकली जो आर्टिस्ट होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब हमारे साथ मसला ये है कि कभी कोई चीज़ जो है वो थोड़ी हमें डिफरेंट भी लग जाती है, हालांकि वो नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल होती है एक तरह से। तो कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं, जैसे इंसान काम करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, या उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वैसे ही बड़ा मुश्किल आर्ट है, क्योंकि उसको एक तो बनाना बड़ा मुश्किल है, दूसरा उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाह रही थी कि हमें शायद पहले से पता चल जाए कि आपके उसके हवाले से इमोशंस क्या हैं, ताकि वो चीजें बड़ी क्लियर हो जाएं। कल जो भी काम आपने किया और जो भी काम आप आगे करना चाहती हैं, उसके लिए हम आपको ढेर सारी बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। बहुत जबरदस्त सा काम था, एंड कीप डूइंग दिस वर्क, और पाकिस्तान का नाम इसी तरह से आप रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
चलें जी, हमने आपको मिलवाया पाकिस्तान के चमकते सितारे से। अगर आप में भी ऐसा टैलेंट है तो डेफिनेटली आप हमारी सोशल साइट पर मैसेजेस कीजिए ताकि हम आपको डेफिनेटली अपने शो में बुलाएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।